हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का क्वेश्चन वीडियो लेकर आई हूँ और ये सीटेट का जो लास्ट ईयर का पेपर है वहाँ से मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। ये दिसंबर 2019 के पेपर से मैंने क्वेश्चन लिए। सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। इससे पहले भी मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं फ्रेंड्स, मैं सभी जो वीडियो डालती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर ही होते हैं। कुछ वीडियोस में मिक्स होता है, कुछ वीडियो में पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम का होता है। जैसे आज का जो वीडियो है वो सीटेट जो एग्ज़ाम हुआ था आपका दिसंबर में, वो 2019 में उससे लिए हैं मैंने क्वेश्चन। तो ये इक्वली आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट वालों के लिए तो है ही, बाकी अदर सब्जेक्ट वालों के लिए भी हैं, जो भी जिसमें भी हिंदी पेडागोजी आती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना, मैंने आपको बताया कीवर्ड। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है उच्च प्राथमिक स्तर। यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है, तो आप उस बात को ध्यान में देख रख कर ही अपने क्वेश्चन के आंसर को खोजिएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक इम्पॉर्टेंट होती है। उसके अलावा कौन सी सामग्री जो इम्पॉर्टेंट होती है? ऑप्शन ए है रेडियो नाटक, बी कविता पाठ, सी आयु अनुरूप साहित्य, या डी समाचार पत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आयु अनुरूप साहित्य। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर का जो बच्चा है वो समझदार होता है। ठीक है, तो अगर हम उसकी आयु के अनुरूप उसे साहित्य दें तो वो उसे भाषा सीखने में, क्योंकि साहित्य जो होता है उसमें कई तरह के नए नए और काफ़ी डीप नॉलेज देने वाले शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या होगा, उसे हिंदी भाषा के नए नए शब्दों से परिचित कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड, और वो भी साहित्य कैसा होना चाहिए, उसकी आयु के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का। देखिए, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, यानी अन्य विषय, यानी आप तो हिंदी के टीचर, लेकिन हिंदी के अलावा जो दूसरे विषय हैं उनका विकास, उनकी समझ का विकास और उनसे आनंद उठाने की क्षमता का विकास जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या करता है, कैसा उद्देश्य है। ऑप्शन ए है एकमात्र उद्देश्य है, बी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या डी सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए, एकमात्र उद्देश्य तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरे विषय जो हैं आप उनसे ज्ञान लेंगे और मतलब अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, तभी क्या है आप भाषा को सीख पाएंगे। तो एकमात्र उद्देश्य भी नहीं है और सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, यानी कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य भी नहीं है, लेकिन हाँ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। किसी भी भाषा को सीखने में दूसरी भाषा जो होती है, दूसरा विषय जो होता है वो भी हेल्प करता है। जैसे आप गणित पढ़ते हैं, ठीक है, या आप विज्ञान पढ़ते हैं, या आप गृह विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें भी हिंदी के आप बहुत सारे शब्दों को पढ़ते हैं और सीखते हैं। उससे क्या होता है, आपकी हिंदी की जो भाषा है वो कैसी होगी, अच्छी ही होगी, उसका स्तर जो है वो बढ़ेगा ही। तो दूसरे विषय भी जो होते हैं वो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो निभाते हैं और उसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, गणित विज्ञान आदि विषयों के कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, ये विचार कैसा है। देखिए, जस्ट आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा उससे आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरी भाषा, दूसरे विषय जो हैं उसमें भी आप हिंदी भाषा को सीखते हैं, ये विचार कैसा है। ऑप्शन ए पूर्णतः सत्य है, बी पूर्णतः असत्य है, सी आंशिक रूप से सत्य है, या डी निराधार है। निराधार यानी कोई आधार ही नहीं है, मतलब की बात यहाँ पे कही गई है। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। और पूर्णतः असत्य है ये भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में हिंदी लैंग्वेज को नहीं सीखते। तो ये जो है कैसा है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, पूर्णतः सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे
उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सकें। ऑप्शन ए, भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। बी, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके। सी, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। या डी, ये सभी। तो यहाँ पे बात की गई है उच्च प्राथमिक स्तर की, और किस बात की कि पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए। हिंदी की जो भाषा, हिंदी से रिलेटेड जो भाषा है उन्हीं को जगह मिलनी चाहिए। क्यों? तो उसके लिए ये सारे ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा डी जो है वो सही है, क्योंकि उससे क्या है, एक तो भाषा की जो विभिन्न रंगतें हैं उनसे वो बच्चा परिचित हो सकेगा, हिंदीतर भाषा के साहित्यकारों से भी परिचित हो सकेगा और सामाजिक संस्कृति से भी परिचित हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने देखा कि क्वेश्चन जो है वो मोस्टली उच्च प्राथमिक स्तर से रिलेटेड आए हैं, क्योंकि ये जो है वो मैंने जो क्वेश्चन है ये पेपर 2 से बनाया है, तो वहाँ पे आप उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा। ऑप्शन ए, अवलोकन करना यानी ऑब्जर्व करना उनको, ऑब्जर्वेशन। बी, जांच सूची यानी चेकलिस्ट बनाएं आप। सी, साक्षात्कार सूची यानी आप इंटरव्यू लें। और डी, लिखित परीक्षा। तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ऑब्जर्व करके आप ऑब्जर्व करना जो है वो भाषा आकलन का एक तरीका है, लेकिन यहाँ बात की गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा, तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, चेकलिस्ट। क्यों? क्योंकि चेकलिस्ट में क्या आप कर सकते हो, एक चेकलिस्ट तैयार कर सकते हो जिसमें आप उसकी वो क्लास में उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बाहर क्लास से बाहर बिहेवियर कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है, उसका मतलब जितनी भी चीज़ें आपको भाषा से रिलेटेड या बाकी चीज़ें जो भी उसके बारे में आपको जाननी है, आप यानी व्यवहार जो जैसे कि क्लास में वो कैसे बोलता है, बाहर कैसे बोलता है, उसके लिखने का तरीका कैसा है, तो ये सारी चीज़ों की आपके एक चेकलिस्ट तैयार कर सकते हो और उसका पूरी तरह से एक संपूर्ण आकलन कर सकते हो। तो ये जो मेथड है वो सबसे अच्छा तरीका है आकलन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। यानी यहाँ पे बोला गया है कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य, द्वितीय भाषा यानी आप जब सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके का जो पाठ्यचर्या उसका एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। यानी जो भी आपकी प्राकृतिक भाषा थी, जो नेचुरल लैंग्वेज थी, यानी आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी जो आपने अर्जित की थी ज्ञान, उससे जो आपको ज्ञान मिला है, ठीक है, उससे आप किस तरह की दक्षता प्राप्त करें अपनी द्वितीय भाषा में। तो ऑप्शन ए है उच्च, बी है सर्वोच्च, सी है औसत या डी है बुनियादी। बहुत सिंपल है, अगर आप डीपली जाएं तो इसका सही आंसर होगा डी, बुनियादी। यानी जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, यानी जो आपकी प्राकृतिक भाषा नेचुरल लैंग्वेज है, वो आपकी जो द्वितीय भाषा है उसको सीखने में क्या मदद करती है, जो बेसिक रोल निभाती है, बुनियादी स्तर पे आपको सिखाती है चीज़ें। हाँ, फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो आपको आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो ही हेल्प करती है दूसरी लैंग्वेज को सीखने में। तो यहाँ पे आंसर हमारा बुनियादी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, कब वो बेहतर तरीके से सीखेंगे बच्चे, जब उनके पाठ्यपुस्तक अनेक पाठ्यपुस्तक हों, या बी, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सी, सरल साहित्य का चयन हो, या डी, परीक्षाओं का आयोजन हो। तो बच्चे कब बेहतर तरीके से सीखेंगे? क्या परीक्षाओं का आयोजन हम लगातार परीक्षाएं कराते रहेंगे तो वो बेहतर तरीके से सीखेंगे? नहीं, वो तो मतलब डर ही जाएंगे कि जब देखो टेस्ट ही होता रहता है, एग्ज़ाम ही होता रहता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है अनेक पुस्तकें, बहुत सारी पाठ्यपुस्तक, वो तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कौन सी पढ़ें, है ना। तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो है हमारा ऑप्शन बी कि भाषा का समृद्ध परिवेश हो, यानी उनको हम ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा को सीखने में आसानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें,
ठीक है, इस तरह का अगर हम उन्हें एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चे जो है उस भाषा को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो कोई कविता लिखिए जिसमें अभी भी शब्द को बहुत बार प्रयोग किया गया है और बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो ये जो प्रश्न है वो डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए व्याकरणिक ज्ञान की ओर, बी भाषा की बारीकी की ओर, सी व्याकरण की परिभाषा की ओर, या डी भाषा संरचना की ओर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए व्याकरणिक ज्ञान की ओर। कविता की बात की गई और कविता में आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा व्याकरण जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे अभी भी का प्रयोग करके बातों को रचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ने का अर्थ है, यानी पढ़ना क्या है, उसका क्या मतलब। अगर आप किसी से कह रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए पढ़कर समझना, बी वर्णमाला का ज्ञान, सी वाक्यों को पढ़ना, या डी शब्दों को पढ़ना। तो देखिए, अगर आपके सामने कोई बैठा है या आप ही हो, आप किसी से कह रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि आप शब्दों को पढ़ रहे हो, सिर्फ शब्दों को पढ़ रहे हो। आपने बोला पढ़ रहे हो तो क्या वो सही मीनिंग नहीं। पढ़ने का सही अर्थ होता है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो और उसके अर्थ को भी समझ रहे हो, तब वो कहलाता है सही मायने में पढ़ना। तो पढ़ कर समझना जो है वो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। पढ़ने का मतलब है कि आप कुछ पढ़ रहे हो और उसको समझ रहे हो, उसके अर्थ को समझ रहे हो कि उसमें बोला क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। यानी भाषा के जो विभिन्न कौशल हैं जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, उनको डैश रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। यानी किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से सीखना चाहिए, उस अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि इस तरह से जो भाषा के कौशल है उनको सीखना चाहिए। ऑप्शन ए क्रमिक रूप से, ऑप्शन बी एकीकृत रूप से, ऑप्शन सी उच्च, या ऑप्शन डी निम्न। तो बहुत सिंपल है ये, इसका ऑप्शन है बी हमारा सही, एकीकृत, यानी इंटीग्रल मैनर में। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाती हूँ तब भी आपको बताया कि जितने भी स्किल्स हैं उनको इंटीग्रल मैनर में ही सिखाना चाहिए। यानी पहले बच्चों को लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग। तो उसी तरह से हिंदी में भी इन कौशलों को इसी तरीके से एकीकृत रूप में सिखाने के लिए अनुशंसा की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, व्याकरण शिक्षा की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। यानी व्याकरण शिक्षा अगर आप दे रहे, व्याकरण सिखा रहे हैं, तो उसमें सबसे अच्छा मेथड जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी सूत्र विधि, या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक विधि। ग्रामर की बात की गई है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आगमन विधि। आगमन विधि जो है वो व्याकरण को सिखाने के लिए यूज़ की जाती है और सबसे अच्छी विधि मानी जाती है आगमन विधि व्याकरण को सिखाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने लिए थे। आई होप आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के 10 क्वेश्चन और फिर इस तरह से धीरे धीरे मैं 10 क्वेश्चन करके वीडियो लाऊंगी, ताकि मेरे देखिए मैं एक साथ एक वीडियो में 15, 20, 25 क्वेश्चन भी ला सकती हूँ, लेकिन मैं कम इसलिए लाती हूँ क्योंकि जितना भी मैं वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लाऊँ, आप उसे अच्छे से समझ लें और माइंड में बिल्कुल गहराई से उसे बसा लें कि यहाँ पे यही होगा। क्योंकि ज़्यादा आप एक साथ देखेंगे तो आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे और याद भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, लेकिन सॉलिड, अपनी नॉलेज को सॉलिड बनाइए ताकि वो आपको आगे तक याद रहे। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।